Hello, friends. Welcome to Vedant Academy with me, Vivek Khewal. Today, we are going to start our third chapter in our Economic NCERT series. जैसे कि आपने देखा कि हमने पिछले दो चैप्टर्स में डिस्कस किया था, एक पालमपुर की विलेज की स्टोरी, प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ता है। फिर हमने पीपल एज ए रिसोर्स में ये बात की थी कि पॉपुलेशन एक रिसोर्स की तरीके से कैसे डेवलप की जा सकती है, उसकी ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन कैसे की जा सकती है। आज एक ऐसा टॉपिक हमारे सामने है, ऐसा इशू बेस्ड टॉपिक है जो हमने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल रैलीज में सुनते रहते हैं, गरीबी, पॉवर्टी। जैसे कि टॉपिक का नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, गरीबी एक चुनौती की तरह। हाँ, गरीबी एक चुनौती है, बट हम ये समझेंगे कि गरीबी है क्या, वो डिसाइड कैसे की जाती है, क्या क्या आयाम उसमें हम टच करेंगे, तो ये सब हम उसमें देखेंगे। अगर हम टॉपिक बेस्ड बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉवर्टी लाइन कैसे मेजर की जाती है अलग अलग कंट्रीज के थ्रू। पॉवर्टी का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, क्या वो बेसिस हैं जिसके बेस पे हम पॉवर्टी को एस्टिमेट करते हैं, और वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल सिनेरियो पॉवर्टी का क्या है। इसके अलावा हमारे कंट्री में रीजनल जो डिस्पैरिटी है, स्टेट के अंदर जो डिस्पैरिटीज है, वो हम चेक करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग स्टेट, कोई ज्यादा अमीर है, कोई ज्यादा गरीब है, देखते भी हो आप। कोजिज क्या है, कारण क्या है पॉवर्टी के, और सरकार या हमारी पॉलिसी मेकिंग जो हमारे थिंक टैंक्स है, वो क्या क्या रिमेडियल मेजर्स या फिर सुधार के जो कार्य जो हो रहे हैं, सुधार के जो नीतियां जो बन रही है, वो किस तरीके से अपना काम कर रही हैं गरीबी को हटाने में, पॉवर्टी इरेडिकेशन में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो चैप्टर का एक ओवरव्यू है। ओवरव्यू ये है कि दिस चैप्टर डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया पॉवर्टी। मतलब आजाद भारत का जो सबसे एक मुश्किल चुनौती थी, वो क्या है, पॉवर्टी, गरीबी। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी बात कि ये जो प्रॉब्लम है वो मल्टी डायमेंशनल है, कि अगर पॉवर्टी है तो वो अलग अलग तरीके से अपना एक जो समस्या ये है वो अपना एक रोल प्ले करती है कि अगर कोई गरीब है तो वो किस तरीके से कितना किस किस फील्ड में गरीब है, जैसे कि कोई हेल्थ में गरीब हो सकता है, एजुकेशन में गरीब हो सकता है, पैसों से गरीब हो सकता है, ये सब चीज मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। थ्रू एग्जांपल्स द चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी सीन इन सोशल साइंसेज, किस तरीके से जो सामाजिक विज्ञान के जो हमारे सब्जेक्ट है उसमें पॉवर्टी किस तरीके से देखी जाती है। पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड पॉवर्टी के जो ट्रेंड्स है इंडिया में एंड वर्ल्ड लेवल पे इलस्ट्रेट थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के माध्यम से हम उसको देखेंगे। Causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by government are also discussed, कि गरीबी के कारण क्या है और गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं, एंटी पॉवर्टी मेजर्स हैं, गरीबी हटाओ के जो हमारे पास उपाय हैं, वो किस तरीके से गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट कर रही है। द चैप्टर एंड्स विद ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, और जो लास्ट में जो एक टॉपिक जो टच करेंगे हम, वो करेंगे ह्यूमन पॉवर्टी। पॉवर्टी का एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट देखते हैं कि किस तरीके से वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट तक हम पॉवर्टी से लेके ह्यूमन पॉवर्टी तक पहुंचेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक पिक के माध्यम से देख सकते हैं, पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि फैक्ट्री वर्कर है, लेबरर है, एग्रीकल्चरल लेबरर है, चाय वाले की शॉप है, टी शॉप ओनर है, तो ये सब देख सकते हैं। और इसको स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है, इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल who think are poor, they could be landless labor, कि कुछ लोग जो हम दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि वो गरीब हो सकते हैं, जो कि पुअर हैं, वो हम देखते हैं। दे कुड बी लैंडलेस लेबर, कौन हो सकते हैं वो, कि वो जिनके पास जमीन नहीं है वो हो सकते हैं। और कौन हो सकता है, पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गी, जो झुग्गीज में रहते हैं वो हो सकते हैं सिटीज के इलाके में, शहरों में। दे कुड बी डेली वेजेस वर्कर, जो डेली मजदूरी पे काम करते हैं, डेली दिहाड़ी पे काम करते हैं, वो हो सकते हैं। लैंडलेस लेबर, ओवर क्राउडेड झुग्गी से मतलब बहुत सारे लोग जो रहते हैं, ओवर क्राउडेड हो रखी है वो उसमें। दे कुड बी डेली वेजेस वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट में डेली वेजेस वर्कर हो सकते हैं। और चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबा के अंदर आपने देखे होंगे, अलग अलग ढाबा में चाइल्ड वर्कर जो काम करते हैं, बाल मजदूर जिसको बोलते हैं। दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स, भिखारी भी हो सकते हैं वो, विद चिल्ड्रन इन टैटर्स। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, इनफैक्ट टैटर मतलब फटे पुराने कपड़ों में जो बच्चे हैं वो भी हो सकते हैं। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, इनफैक्ट एवरी 5th person in India is poor. Look at the
डेंसिटी कि हर पांचवा जो भारतीय है वो गरीब है, मतलब कि लगभग 20%, 20% के अराउंड इंडिया में पॉवर्टी है अकॉर्डिंग टू जो सेंस, जो हमारा जो एक डाटा है। दिस मीन्स रफली 270 मिलियन और नियर अराउंड 27 करोड़ पीपल आर पुअर। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज लार्जेस्ट सिंगल कंसेंट्रेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। और अगर हम एब्सोल्यूट नंबर की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब है। दिस इलिस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। तो ये क्या करती है कि वो जो चुनौती है उसकी जो सीरियसनेस है उसको इलिस्ट्रेट करती है, उसको दिखाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक अर्बन केस है, देखो टू टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी। अब हम दो अलग अलग पॉवर्टी के केस डिस्कस करेंगे। एक तो हम करेंगे अर्बन के पर्सपेक्टिव में कि शहरी गरीबी किस तरीके से है, दूसरा करेंगे हम रूरल के कि ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण परिवेश में गरीबी किस प्रकार से है। 33-year-old Ram Saran works as a daily wage labor in a wheat floor near Ranchi in Jharkhand. He managed to earn 1,500 a month when he finds employment which is not open. The money is not enough to sustain his family of 6, including his wife, 4 children, aged 12 years to 6 months. मतलब कि एक राम सरन की कहानी है जो झारखंड से हैं, फ्लोर मिल में काम करते हैं, 1500 रुपए महीना कमाते हैं, जो कि उनकी जो फैमिली है 6 सदस्यों की, उसको भरण पोषण करने में वो काफी नहीं है। आगे चलते हैं। उसके अलावा उनको क्या करना पड़ता है, उनके पेरेंट्स जो है रामगढ़ में, उनको पैसे भेजने पड़ते हैं। उनके फादर जो है लैंडलेस लेबर, हिज फादर आर लैंडलेस लेबर, उनके पास भी जमीन नहीं है। तो वो रामचरण और उसके भाई के ऊपर डिपेंड है अपने बेसिक नीड सस्टेनेंस को चलाने के लिए। मतलब एक बेसिक जो रोटी कपड़ा और मकान को जो कह सकते हैं हम बेसिक नीड जो है हमारी, उसको सस्टेन करने के लिए उनके पास कोई लैंड भी नहीं है। तो इसलिए रामचरण और उसके भैया उनको पैसे भेजते हैं। रामचरण लिव्स इन अ वन रूम रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। और रामचरण कहाँ रहता है कि वो एक वन रूम रेंटेड, एक कमरे में, जो किराए का कमरा है उसमें वो रहते हैं। इट इज अ टेम्पररी शैक बिल्ड ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, ईंटों और मतलब गारे का वो बना हुआ है। हिज वाइफ संता देवी वर्क्स एज ए पार्ट टाइम मेड, और उसकी जो वाइफ है वो भी एक पार्ट टाइम जो घरेलू काम करते हैं नौकरानी की तरह वो काम वो करती है। मेड के कुछ घरों में काम करती है और कितने कमाती है, 800 रुपए। उससे क्या होता है कि एक दाल और चावल का 2 टाइम का खाना वो बस मैनेज कर पा रहे हैं, जो कि उनके पास उनके काफी नहीं होता। हिज एल्डर सन वर्क एज ए हेल्पर, और उसका जो बड़ा बेटा है वो भी एक टी शॉप में हेल्पर का काम करता है, जो कि कितना कमाता है, टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न्स अनदर 300, तो 300 रुपए वो भी कमा लेता है। While his 10-year-old takes care of her younger sibling, जो 10 ईयर की लड़की या 10 ईयर की लड़की है जो उसकी, वो अन्य जो भाई बहन है उनकी देखभाल वो करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। दूसरी बात कि उनके पास जो क्लोथ्स है वो भी 2 पेयर ही है, मतलब कि एक पहने और एक निकाल दिए, तो जब भी वो फटेंगे तभी उनके पास नए कपड़े आएंगे। तो कितना अभाव है। तो ये चीज दर्शा रही है कि किस तरीके से गरीबी कहाँ कहाँ हमारे टच कर रही है। न्यू वंस, हाँ, द यंगर किड्स आर अंडर न्यूरिश्ड, और जो छोटे बच्चे जो है उसके छोटे, तो वो भी क्या है, अंडर नोरिश्ड है, मतलब कि माल न्यूट्रिशन के शिकार है, वो पोषक तत्व कमी है उनमें। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर, हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी नहीं है उनके पास जब वो बीमार पड़ जाते हैं। तो सिंपल सा ये है कि जो अर्बन एरिया की जो गरीबी है उसके ऊपर एक केस स्टडी थी कि रामचरण है वो बहुत कम पैसे कमा रहे हैं, उनके फैमिली है 6 मेंबर्स की, उसके अलावा उनके पिताजी माता पिता हैं जो गांव में रहते हैं, उनके पास भी लैंडलेस लेबर है, वो लैंडलेस है वो भी, तो उनको भी पैसे उनको भेजने होते हैं, अपने परिवार का भी खर्चा चलाना होता है। 2 टाइम की वक्त की रोटी वो मुश्किल से जोड़ पाते हैं, और रहते कहाँ है, झुग्गी झोपड़ी में, जो कि ओवर क्राउडेड है, और आउटस्कर्ट, शहर के अंदर नहीं रहते, शहर के बाहर रहते हैं। जो उनका बेटा है वो भी काम कर रहा है टी स्टॉल पे, और जो उनकी वाइफ है वो भी एक मेड की तरह घर घर में काम कर रही है, चूल्हा चौका जो भी वो करती होंगी। उसके अलावा जो उनके जो अदर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी माल न्यूरिश्ड है, अंडर न्यूरिश्ड है, मतलब उनको भी पोषक तत्व कमी है, क्योंकि अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा तो पोषक तत्व कमी है। साथ ही साथ हेल्थ केयर भी अच्छी नहीं मिल रही, और कोई बच्चा स्कूल भी नहीं जाता। तो ये सब क्या है कि अर्बन की पॉवर्टी का एक डायमेंशन जो टच करने की कोशिश की है वो इस केस स्टडी के माध्यम से की गई है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ रूरल केस। अब एक ग्रामीण परिवेश का देख लेते हैं। लखा सिंह बिलोंग्स टू ए स्मॉल विलेज नियर मेरठ, उत्तर प्रदेश। हिज फैमिली डजंट ओन एनी लैंड। लखा सिंह है कोई, उनके पास कोई जमीन भी नहीं है, तो उनको क्या है, बड़े फार्मर्स के यहाँ पे अलग अलग जॉब करने पड़ते हैं।
जो काम जो है वो बड़ा इरेटिक है और इनकम भी उनकी ज्यादा कुछ खास नहीं है। क्या मिलते हैं उनको? 50 रुपए मिलते हैं उनको किसी हार्ड डेज पर काम करने के लिए। बट ज्यादातर क्या होता है कि उन्हें पैसे नहीं मिलते, उसके बदले क्या मिलता है? कुछ अनाज मिल गया या दाल मिल गई, और कभी कभी सब्जी वगैरह मिल जाती थी उनको। उनकी फैमिली जो है वो 8 सदस्यों की है, जो कि मतलब 2 वक्त का खाना भी मैनेज नहीं कर पाती थी। जो उनका जो घर था लखा जी का, वो भी कच्चा, एक मतलब एक झोपड़ी टाइप का, वो भी गांव के बाहर। और जो वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फोडर एंड कलेक्टिंग द फायरवुड्स इन द फील्ड। उनकी जो महिलाएं थी वो क्या करती थी? जो मवेशी थे उनके यहाँ पे उनके लिए चारा लाना और फायरवुड ईंधन ईंधन इकट्ठा करती थी। उसके पापा भी जो थे वो भी टीबी पेशेंट है, वो भी 2 साल पहले मतलब मेडिकेशन से की वजह से टीबी पेशेंट थे, और मेडिकेशन की कमी की वजह से, इलाज के अभाव में गुजर गए। हिज मदर नाउ सफर्स फ्रॉम सेम डिजीज एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे। मतलब बस चल रही है लाइफ। ऑल्दो द विलेज हैज प्राइमरी स्कूल, मतलब उसमें एक प्राइमरी स्कूल है। लखा नेवर वेंट देयर, लखा कभी नहीं गया वहां पे। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10, लखा जब 10 साल का था तब से कमा रहा। न्यू क्लोथ हैपन वंस इन अ फ्यू इयर्स, मतलब कई सालों में एक बार उसको नए कपड़े मिलते। इवन सोप एंड ऑयल आर लग्जरी, मतलब कि साबुन और तेल भी लग्जरी है घर के लिए। इतना बुरा हाल है। ग्रामीण की जो गरीबी है उसको और एक अर्बन की जो गरीबी है उसको इन्होंने डिफरेंशिएट किया। These two typical cases illustrate many dimension of the poverty। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो केसेस हैं वो ऐसे ही डिस्कस नहीं किए गए, इसलिए डिस्कस किए गए ताकि हम पॉवर्टी के अलग अलग डायमेंशंस को टच करें। वो अलग अलग डायमेंशंस क्या हो सकते हैं? दे शो पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। क्या कि एक तो भूख और एक छत, रहने की छत की कमी, घर की कमी, वो भी एक पॉवर्टी है। इट ऑल्सो is a situation in which parents are not able to send their children to school or a situation where sick people cannot afford treatment। इसके अलावा क्या है? पहला तो हमने कहा क्या? हंगर। फिर क्या कहा हमने कि होम, जो शेल्टर है हमारा, वो चाहिए। तीसरी बात करी हमने एजुकेशन की, कि स्कूल अगर आपके पास नहीं है, तो स्कूल अगर नहीं जा पा रहे तो वो भी एक पॉवर्टी है। फिर हमने किसकी बात करी? हेल्थ की। तो हेल्थ में क्या आ जाएगा? हॉस्पिटल। तो 4 चीजों की बात अभी तक हो चुकी है। पॉवर्टी ऑल्सो मीन लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। Above all, it means living with a sense of helplessness. Poor people are in a situation in which they are ill-treated at almost every place. In farms, factories, government offices, hospitals, railway stations. Obviously, nobody would live in poverty. Nobody would like to live in poverty. मतलब पॉवर्टी के देखो अलग अलग आयाम उन्होंने बताए। जैसे क्या? वाटर एंड सैनिटेशन अगर नहीं है, सफाई नहीं है कहीं पे, तो वो भी एक पॉवर्टी के आयाम है। इसके अलावा रेगुलर जॉब अगर नहीं है आपके पास, तो वो भी एक मिनिमम डिसेंट लेवल से नीचे की बात है, तो वो भी एक पॉवर्टी है। अबव ऑल इट मींस लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पनेस। और दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नोट करने वाली बात है कि पॉवर्टी है क्या? पॉवर्टी है सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, असहाय होने की एक सेंस, कि आपके पास जॉब नहीं है, आप स्कूल नहीं जा सकते, आप हेल्थ केयर आपके अफोर्डेबल नहीं है, वेजेज आपके अच्छे नहीं है, इनकम आपकी अच्छी नहीं है, खाना आपको सही टाइम पे नहीं मिल रहा, कल के खाने की आपको चिंता है। तो ये सब चीजें पॉवर्टी के एक अलग अलग डायमेंशंस हैं। पुअर पीपल क्या है? एक सिचुएशन में क्या? इल ट्रीटेड है, ज्यादातर जगह उनके पास वो फैसिलिटी है ही नहीं। कहाँ पे? फार्म्स में, फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। One of the biggest challenge of independent India has been to bring millions of its people out of abject poverty। Abject poverty का मतलब जो दिखती है एकदम, उस पॉवर्टी से बाहर निकालने का भारत का हमेशा से टारगेट रहा है आजादी के तुरंत बाद से। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स। महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ द नेशन की, उनकी क्या एक आइडिया था कि भारत सही में आजाद तब होगा जब उसके जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कम से कम जो ह्यूमन सफरिंग्स हैं उनसे फ्री रहेंगे। ह्यूमन सफरिंग्स क्या हो सकती है? कि माल न्यूरिश्ड वाली ह्यूमन सफरिंग है, कपड़े नहीं है वो एक सफरिंग है, भूख लग रही है, खाना नहीं है वो एक सफरिंग है, घर के ऊपर मतलब सर के ऊपर छत नहीं है, घर नहीं है वो एक सफरिंग है।
तो अलग अलग प्रकार के जो दुख हैं, दुख से जब निजात होगा, दुख से जब आजादी मिलेगी अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, तभी हमारा देश सही सही में आजाद होगा, सच में आजाद होगा। अब देखते हैं कि सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी को किस तरीके से देखते हैं। सिंस पॉवर्टी हैज मैनी फेसेट्स, सिंस पॉवर्टी हैज मैनी फेसेट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। सोशल साइंटिस्ट उसको अलग अलग इंडिकेटर्स के रूप में देखते हैं। इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? यूजुअली द इंडिकेटर यूज टू रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। दो उसके पैमाने हैं पॉवर्टी को देखने के। एक तो क्या कि लेवल ऑफ इनकम क्या, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा कि पॉवर्टी को हम जब चेक कर रहे हैं तो उसके दो एक क्राइटेरिया क्या है, एक तो लेवल ऑफ इनकम और दूसरा कंजम्पशन, कि आपकी इनकम कितनी है और आपका खर्चा कितना, कंजम्पशन कितना है। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स। अब एक अलग जो इंडिकेटर्स है, अदर जो सामाजिक इंडिकेटर्स है, उनके हिसाब से भी हम देखते हैं। जैसे क्या? इलिटरेसी लेवल, पढ़े लिखे कितने, वो भी एक कह सकते हैं कि एजुकेशन की गरीबी, इलिटरेसी लेवल। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। अब आपके पास माल न्यूट्रिशन है, मतलब वो क्या है, पोषक तत्वों की कमी है, तो आप क्या है, बीमार से लड़ने की क्षमता आपकी कम है, जो कि कोरोना काल में हमने देखा भी था। जिनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम है उनको ज्यादा फेस करना पड़ा। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, कि आप हेल्थ केयर, आपको हॉस्पिटल की कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, कितनी आप एक्सेस कर पा रहे हैं हेल्थ केयर को। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है आपके पास, उसकी कमी, वो भी एक गरीबी है। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर आपको सही पानी, साफ सुथरा पानी नहीं मिल रहा पीने का, तो वो भी एक गरीबी है। और सैनिटेशन, साफ सफाई आपकी इधर नहीं है, गंदगी है, तो वो भी एक गरीबी है। गंदगी से क्या होगा, आप बीमार पड़ेंगे। अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट रहेगा तो उससे क्या है, बीमार पड़ेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो वो भी एक गरीबी की तरफ को धकेलने वाला एक क्राइटेरिया है। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। क्या है कि जो पॉवर्टी का जो बेस है वो सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी के आधार पर देखने का अब एक साधारण तौर पे हम उसको देख सकते हैं उस चीज से। सोशल एक्सक्लूजन से आप क्या समझते हैं? वैसे तो हम आगे चल के पढ़ेंगे ही इसके कॉन्सेप्ट के माध्यम से। और वल्नरेबिलिटी, आपने एक चीज देखी होगी कि जो लोग गरीब हैं, गरीब जनरली सामाजिक एक ताने बाने से बहिष्कृत से रहते हैं। जैसे कि आउटस्कर्ट में, जैसे कि हमने केस स्टडी में बात की कि अगर ग्रामीण परिवेश में गरीब है तो वो भी एक गांव के बाहर ही रह रहा है, हट में। और शहरी गरीब है तो वो झुग्गड़ झोपड़ी, जो ओवर क्राउडेड झुग्गड़ झोपड़ी है शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स में, वहां पे रह रहा है। तो एक सोशल एक्सक्लूजन है। उस सोशल एक्सक्लूजन के बारे में अगर हम जब हम पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपका डे टू डे लाइफ से आप इसे कनेक्टेड भी कर सकते हैं। कुछ लोग गांव से आते होंगे, गांव में देखते होंगे कुछ गरीब लोग हैं, वो गांव के बाहर रह रहे हैं। शहर से जो आते हैं वो तो अक्सर देखते हैं रेलवे के बगल में जो स्लम्स, हमारी झुग्गड़ झोपड़ीज हैं, वो देखते होंगे। तो इससे कनेक्ट कीजिएगा, और जितनी भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो हमें याद रहेंगी चीजें। तो दो चीजें जो है बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि एनालिसिस अगर ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकम वेरी कॉमन। वल्नरेबिलिटी देखेंगे कि गरीब तो है ही, गरीबी में वल्नरेबल भी कौन है सबसे ज्यादा, वो चीज हम चेक करेंगे। According to this concept, poverty must be seen in terms of poor having to live only in a poor surrounding with other poor people. अब poverty क्या है? Poor people के अगर हम social exclusion की बात करें तो क्या है कि गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के साथ ही रह रहे हैं। Excluded from enjoying social equality, सामाजिक जो समानता है उससे बाहर है। Of better of people in better surroundings, मतलब जो अच्छे लोगों के साथ जो बैठने का, जो सही लोग हैं या फिर स्टेटस में जो ऊपर है, उनके साथ बैठने की जो सामाजिक समानता है उससे वो एक्सक्लूड है, उससे बाहर है। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ अ कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पॉवर्टी। ये इंपॉर्टेंट है कि सोशल एक्सक्लूजन जो है, जो सामाजिक बहिष्कृत वाला जो मामला है, बाहर निकालने वाला जो मामला, समाज से बाहर होने वाला जो मामला है, वो एक कॉज भी है और एक कॉन्सिक्वेंसेज भी है। मतलब एक कारण भी है और एक रिजल्ट भी है पॉवर्टी। कैसे? ब्रॉडली इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज। तो कारण कैसे हैं कि इस सोशल एक्सक्लूजन की वजह से, जैसा आपने देखा होगा, बहुत से जो गरीब लोग हैं उनको समाज में काफी सारी जो फैसिलिटीज हैं उनको एक्सेस करने के लिए दिया नहीं जाता, उनका विरोध किया जाता है। वो कास्ट सिस्टम हमारा है इस तरीके का। और स्टेटस के लेवल पे बहुत सारी इनइक्वालिटीज हम फेस करते हैं, गरीब लोग फेस करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से। ब्रॉडली इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फैसिलिटीज, बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज
ना तो उनको सुविधाएं मिलती, ना उनको कोई मतलब सुख सुविधाएं कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी अवसर भी उनको नहीं मिलते इस वजह से। अ टिपिकल एग्जांपल इज वर्किंग ऑफ कास्ट सिस्टम, कि जिस तरीके से हमारा जो जाति का ढांचा है वो जिस तरह काम करता है वो हम देख सकते हैं। वो एक इसका परफेक्ट एग्जांपल है, इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड। वो कास्ट कौन सी हो सकती है? कोई भी, जैसे हम देखा होगा कि SC ST बहुत सारी जगह ऐसी है आजकल। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक समानता देता है, बट प्रैक्टिकली वो कहीं कहीं फॉलो नहीं हो पा रही। आगे हम पढ़ेंगे कि वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, सोशल ग्रुप्स कौन कौन से, वल्नरेबिलिटी में भी 2 ग्रुप, सोशल ग्रुप्स और इकोनॉमिक ग्रुप। उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्रुप हैं जो एक्सक्लूडेड टाइप के होते हैं कास्ट सिस्टम की वजह से, इक्वल अपॉर्चुनिटी जिनको नहीं मिल पाती। सोशल एक्सक्लूजन दस में लीड टू बट कैन कोज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम। मतलब कि ये एक सोशल एक्सक्लूजन जो है एक कम इनकम होने से भी ज्यादा डैमेज करता है। अब हम पढ़ेंगे वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर विच डिस्क्राइब ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज से मेंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट। जो बैकवर्ड कास्ट के मेंबर है वो वल्नरेबल है। और इंडिविजुअल जैसे कोई जैसे विडोज, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, ये ज्यादा वल्नरेबल है। पर्टिकुलरली आपने देखा होगा कि एक गर्ल चाइल्ड है और एक बॉय चाइल्ड है, तो उन दोनों के अंदर भी सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है पॉवर्टी को लेकर? गर्ल चाइल्ड। उसको हो सकता है परिवार की जो इनकम लेवल है वो उतना अच्छा ना हो। ज्यादातर केसेस में क्या किया जाता है कि लड़के को तो स्कूल भेजा जाता है, लड़की को नहीं भेजा जाता। अच्छा खाना लड़के को प्रोवाइड किया जाता है, लड़की को नहीं किया जाता। तो ये सब चीजें जो है ये वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबल इंडिविजुअल भी हो सकता है, वल्नरेबल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल जैसे कि विडोज, फिजिकली हैंडीकैप्ड, और अगर हम वल्नरेबल ग्रुप्स की बात करें तो बैकवर्ड कास्ट, अगल अगल हमारे कास्ट सिस्टम की वजह से जो एग्जिस्ट करते हैं। Vulnerability is determined by option available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health, job opportunities. Further, it is analyzed on basis of greater risk these groups face at a time of natural disaster. मतलब vulnerability एक अभाव तो है ही कि किस तरीके से सोशल सिस्टम की वजह से वो एक्सक्लूड हो रहे हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से वल्नरेबल ग्रुप्स नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भी वो एकदम उस वल्नरेबिलिटी को फेस करते हैं। असुरक्षा का भाव उनके मन में रहता है। जैसे क्या कि अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विडो है, गर्ल चाइल्ड है, इन्फेंट है, छोटा बच्चा है, तो किस तरीके से नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से वल्नरेबल है। जैसे कि अर्थक्वेक हुई, सुनामी हुई, टेररिज्म हुआ। एडिशनल एनालिसिस, आपने कोरोना काल में देखा होगा कि कोरोना काल एक पेंडेमिक था, एक नेचुरल डिजास्टर टाइप का था वो। तो उसमें क्या था कि सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल थे वो कौन थे? गरीब लोग। आपने देखा होगा कि मजदूर जो महाराष्ट्र, गुजरात या हमारे पंजाब, हरियाणा इस तरफ आए हुए थे, वो फिर बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ पैदल चल के गए। तो वही तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल थे पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से। तो इस चीज को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से वल्नरेबल ग्रुप्स और ज्यादा वल्नरेबल है। असुरक्षित लोग और असुरक्षित है गरीबी की वजह से, कि पहले तो गरीब और ऊपर से उनको फिर गरीबी में जो नेचुरल डिजास्टर है उसको भी उनको सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है। अब जो कोई मिडिल क्लास लोग हैं या फिर सामान्य लोग हैं जो जिनके पास एक सही इनकम है, सिक्योरिटी का है, इनकम सिक्योरिटी है, तो उनको क्या रहा कि घर में रहे, अच्छी तरीके से अपनी देखभाल कर पाए। बट गरीब लोग पैदल जाके चल के जाना पड़ा, साइकिल से जाना पड़ा, तो अलग अलग ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो इस सब चीज से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि वल्नरेबल पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी में भी वल्नरेबल ग्रुप्स किस तरीके से और ज्यादा वल्नरेबल है। एडिशनल has made their social and economic ability to handle these risk, मतलब सोशल, उनकी जो सामाजिक और आर्थिक जो एबिलिटी है वो रिस्क को हैंडल करने की कम होती है जनरली। इनफैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम्स कम फॉर एवरीबॉडी वेदर अ फ्लड और एन अर्थक्वेक सिंपली फॉल इन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। जब कोई बुरा वक्त आता है, बुरा वक्त पेंडेमिक भी हो सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वही वल्नरेबिलिटी है। जो लोग सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं वही वल्नरेबिलिटी है। वो फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हो सकते हैं, वो विडो भी हो सकते हैं, वो इन्फेंट चाइल्ड भी हो सकते हैं, वो ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग भी हो सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग भी हो सकते हैं, एक क्लास के लोग भी हो सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, हमारे लैंडलेस लेबरर्स हैं, वो सब। अब हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है पॉवर्टी लाइन के बारे में, कि पॉवर्टी लाइन किस तरीके से और कैसे वर्क करती है और किस तरीके से वो डिटरमाइन की जाती
at the center of discussion on poverty is usually the concept of poverty line. A common method used to measure poverty is based on income or consumption level. ये इंपॉर्टेंट है कि जो पॉवर्टी लाइन है उसको हम डिटरमाइन किस तरीके से करते हैं, दो चीज, एक तो इनकम के लेवल से, एक तो इनकम और एक कंजम्पशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट है। कंजम्पशन लेवल, अ पर्सन कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। अगर किसी व्यक्ति का कंजम्पशन लेवल या उसका इनकम लेवल एक मिनिमम लेवल से नीचे है तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, नेसेसरी टू फुलफिल। और वो मिनिमम लेवल क्या है, जो बेसिक नीड भी उसकी फुलफिल नहीं कर पा रहा, उसकी जो मूलभूत जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान की जो जरूरत है उसकी, वो भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो वो एक गरीब है। What is necessary to satisfy basic needs is different at different times in different countries. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारी पॉवर्टी लाइन है ये डिफरेंट रहेगी डिफरेंट कंट्रीज के रेस्पेक्ट में, डिफरेंट रीजन्स के रेस्पेक्ट में। क्यों? और डिफरेंट टाइम और अलग अलग समय पे भी अलग अलग रहेगी। और ऐसा क्यों है वो हम जानेंगे। वो इसलिए है क्योंकि अलग अलग कंट्रीज का परचेजिंग पावर अलग अलग है। जैसे कि अभी देख रहे हैं हम कि हमारे यहाँ गेहूं समझो 2000 रुपये क्विंटल है, हो सकता है पाकिस्तान में 3000 हो सकता है श्रीलंका में 4000 हो, नेपाल में 1500 हो, या फिर रशिया में हो सकता है 1000 रुपये किलो हो। तो इस वजह से कि परचेजिंग पावर पैरिटी किस कंट्री की कैसी है, आप कितने रुपए में कितना सामान खरीद सकते हैं, वही उस कंट्री की पॉवर्टी लाइन को भी डिसाइड करता है कि बेसिक नीड हमारी किसी कंट्री में कितने पैसों में फुलफिल हो सकती है। पॉवर्टी लाइन रूरल और अर्बन की भी अलग अलग होती है। तो ये सब चीजें, व्हाट इज नेसेसरी टू सैटिस्फाई बेसिक नीड इज डिफरेंट, सॉरी फॉर दैट, व्हाट इज नेसेसरी टू सैटिस्फाई बेसिक नीड इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम्स। देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस। तो समय और प्लेस के आधार पर वेरी कर सकती है। Each country use an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms. जो डेवलपमेंट के लिए किसी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है और सोशल नॉर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो डिसाइड करेगी कि किस तरीके से हम पॉवर्टी लाइन को मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन यूनाइटेड स्टेट्स मे बी कंसिडर्ड पुअर। हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स में कोई पर्सन है, वो कार उसके पास है नहीं है सॉरी, तो गरीब कंसिडर किया जा सकता है। बट इंडिया में आज भी कार होना, अगर किसी के पास कार है तो वो लग्जरी माना जाता है। व्हाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल, मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड एज सब्सिस्टेंस। कि ये जो सारी चीजें हैं कौन कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं कि फूड रिक्वायरमेंट, उसकी मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फ्यूल, फुटवेयर, लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट जो भी है वो उसका डिटरमाइन करेंगे। बेसिक जो नीड है उसकी, उस लेवल को, मिनिमम लेवल अगर उसका है तो वो गरीब नहीं है, अगर नहीं है तो वो गरीब है। These physical quantities are multiplied by their prices in rupees। अब उनका प्राइसेस हम रुपीज में इंटू कर लेंगे, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि इतने रुपए कम से कम एक आदमी पे खर्च होते हैं हर दिन, हर महीना या हर साल। तो उस हिसाब से हम उसकी गरीबी को डिसाइड करेंगे। द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट व्हाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन डिजायर्ड कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट। अगर हम फूड लेवल की बात करें तो कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट हमारा एक बेस है, क्राइटेरिया है फूड रिक्वायरमेंट को जज करने का, फूड रिक्वायरमेंट को मेजर करने का। फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, पल्सेस, व्हीट, वेजिटेबल, जैसे कि हमारे पास फूड आइटम्स क्या क्या है, अनाज, दाल, सब्जी, दूध, ऑयल, शुगर एसेट्रा टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज। अब कैलोरीज अगर हम डिसाइड करेंगे, अब आपने देखा होगा कि रूरल को
में मैनुअल वर्क जो है ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ज़्यादा कैलोरी चाहिए। शहर में जो है मैनुअल वर्क कम होता है तो उनको कम कैलोरी चाहिए। बट स्टिल जो कैलोरीफिक वैल्यू डिसाइड करने वाले जो अनाज है, हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो गाँव में थोड़ी सस्ती मिलती है, बट शहर में वो थोड़ी महंगी मिलती है। कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंड ऑन एज, सेक्स एंड टाइप ऑफ वर्क। अब डिपेंड किस पे करती है कि आपकी एज बड़ी है, छोटी। छोटे बच्चों को कम खाना चाहिए, बड़े बच्चों को थोड़ा ज़्यादा चाहिए। आप मेल है फीमेल है उसके हिसाब से भी डिसाइड होती है कैलोरीफिक वैल्यू। और टाइप ऑफ वर्क, आप मैनुअल लेबर कर रहे हैं या थोड़ा मेंटल काम कर रहे हैं, दिमाग का जो काम है वो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी आपकी कैलोरीफिक वैल्यू, सॉरी फॉर दैट, की यूज होती है। द एक्सेप्टेड एवरेज रिक्वायरमेंट, एवरेज कैलोरीफिक वैल्यू रिक्वायरमेंट इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो 2400 कैलोरीज पर डे चाहिए। और अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो 21 कैलोरीज पर डे चाहिए। किसको? अर्बन एरियाज में। सम पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज इंगेज देमसेल्फ इन मोर फिजिकल वर्क। कुछ लोग जो रूरल एरियाज में है वो मोर फिजिकल वर्क में इंगेज रहते हैं। कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज आर कंसीडर्ड टू बी हायर देन इन urban areas. The monetary expenditure per capita needed for buying these calorie requirement in terms of food grains is revised periodically. अब जो भी उसको पैसा खर्च होता है उसको फूड ग्रेन्स के ऊपर, उसको रिवाइज करते हैं हम पीरियडिकली, हम उसको रिवाइज करते रहते हैं। तो इस हिसाब से हमारी कैलोरीफिक वैल्यू डिसाइड होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन 2011 और 12 का जो बेस ईयर है हमारा, उसके हिसाब से पॉवर्टी लाइन पर पर्सन फिक्स की गई है 816 पर मंथ रूरल एरियाज में और 1000 पर मंथ अर्बन एरियाज में। तो अर्बन एरिया में अगर कोई 1000 से ज्यादा पैसे कमा रहा है तो गरीब नहीं है, और 2011-12 के बेस ईयर के हिसाब से। और अगर 816 पर मंथ रूरल एरिया में कमा रहा है तो वो भी आदमी गरीब नहीं है। डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट, हाई अमाउंट ऑफ अर्बन एरियाज हैज बीन फिक्स्ड बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ मेनी एसेंशियल प्रोडक्ट्स। क्योंकि अर्बन एरिया में जो मैंने बताया था कि गेहूं, चावल, सब्जी वगैरह सब शहर में जो पहुंचती है तो महंगी पहुंचती है, तो इस वजह से वहां की जो वैल्यू है वो भी ज्यादा है। इन दिस वे इन द ईयर 2011-12 a family of 5 members living in rural areas earning less than, अगर कोई 5 सदस्यों की फैमिली है और वो 4080 से कम रुपए कमा रही है गांव में, रूरल एरियाज में, विल बी बिलो पॉवर्टी लाइन। वो बीपीएल फैमिली, वो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली होगी। अगर कोई 4080 रुपए पर फैमिली पर मंथ अगर नहीं कमा रही 5 लोगों की, और शहर के मामले में अगर 5 लोगों की फैमिली तो 5000 पर मंथ, क्योंकि 1000 उसकी वो हमने डिसाइड किया पर पर्सन। तो अगर ये कमा नहीं रहे हैं तो वो क्या है, जनरली पुअर पीपल होंगे, बीपीएल का कहलाए जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन उन्हें हम कहेंगे। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली नॉर्मली एवरी 5 ईयर। ये पॉवर्टी लाइन है हर 5 साल में एस्टिमेट की जाती है बाई कंडक्टेड सैंपल सर्वे। और ये सैंपल सर्वे करता कौन है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा, वनडे एग्जाम, यूपीएससी वगैरह सब में ये इंपॉर्टेंट है। However, for making comparison between developing countries, many international organizations like World Bank uses uniform standard of poverty line minimum availability of equivalent of $1.90 per person per day। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज का वर्ल्ड लेवल पे, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने डिसाइड किया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति पर डे $1.90 कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, अदरवाइज वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। अब हम देखेंगे कि पॉवर्टी, ये अभी 2 क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई डू डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट पॉवर्टी लाइंस? बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब जैसे कि हमने अभी भी बताया आपको कि हर एक कंट्री में जो हमारी बेसिक नीड्स है उनकी प्राइसेस भी अलग अलग है, अलग अलग करेंसीज में अलग अलग वैल्यू भी उनकी अलग अलग है। तो इसलिए टाइम और प्लेस डिसाइड करते हैं कि उनकी पॉवर्टी लाइन क्या है। अलग टाइम पे अलग जगह पे पॉवर्टी लाइन भी अलग होती है। व्हाट डू यू थिंक वुड बी मिनिमम नेसेसरी लेवल इन योर लोकेलिटी? अब ये आप चेक करिए कि आपने चेक कीजिएगा कि आपकी जो डेली रोजमर्रा की जो खाना है, फ्यूल है, फुटवेयर है, इन सब को देखते हो आपका कम से कम मिनिमम लेवल, जो आपका मिनिमम नेसेसरी लेवल है, जो आपको चाहिए वो कितना पड़ेगा, वो आप चेक कीजिएगा। ये एक एक्सरसाइज के तौर पे आप लीजिएगा और उसको चेक कीजिएगा। पॉवर्टी एस्टीमेट अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम देखेंगे एक टेबल के माध्यम से। पहले देख लेते हैं कि पॉवर्टी एस्टीमेट में क्या बता रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि एस्टीमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तेंदुलकर मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तेंदुलकर साहब थे इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने पहले पॉवर्टी लाइन के बारे में एस्टीमेट किया था। अब हम पॉवर्टी रेशो की अगर हम बात करें कि 1993 और 94 से
तो टोटल कितने थे हमारे पास? 45% हमारा पॉवर्टी रेशो था, और 2011-12 में कितना रह गया? 22%, तो कम हुआ है। ये हमें देखने वाली बात है। अब नंबर ऑफ पुअर्स इन मिलियंस की अगर हम बात करें तो 404 मिलियन था 1993-94 में, और तो 2011-12 में कितना हो गया? 2070 मिलियन, मतलब ये भी कम हुआ, बट स्टिल वी हैव लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि गरीबी के एब्सोल्यूट नंबर में भी हमारे पास अभी भी है। अब ऊपर चलते हैं दोबारा, ये हमने देखा। इट इज क्लियर फ्रॉम टेबल 3.1 दैट देयर इज सब्सटेंशियल डिक्लाइन। हाँ, डिक्लाइन तो हुआ है इन पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया अबाउट 45% इन 1993-94, 37.2% in 2004-5. The proportion of people below poverty line further came down to 22% in 2011-12. ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर गरीबी रेखा की बात करें तो 22% है, और अगर हम एब्सोल्यूट नंबर में बात करें तो 270 मिलियन पीपल। If the trend continues, people below poverty line may come down to less than 20% in next few years. ये क्या कह रहा है कि अगले कुछ सालों में हमारा जो पॉवर्टी का जो एस्टिमेशन है वो लेस देन 20% हो जाएगा। Although the percentage of people living under poverty decline in earlier 2 decades, मतलब कि क्या है कि परसेंटेज जो है पीपल का जो पॉवर्टी के नीचे अंडर पॉवर्टी डिक्लाइन इन अर्लियर 2 decades, मतलब इसमें भी वो कम हुआ था 1973 to 1993. The number of poor decline from 407 million in 2004 and 5 to 270 millions in 2011-12 with an average annual decline of 2.2% points. मतलब कि 2.2% points का डिक्लाइन हुआ एवरी ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, 2004 और 5 से लेकर 2011-12 के बीच में। ये एक अचीवमेंट है इंडिया की कि इंडिया ने इस दशक में 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग में इतना ज्यादा गरीबी रेखा से अपने लोग बाहर निकाले कि जो आंकड़ा 1993 था उसका जस्ट आधा कर दिया हमने, 22% पे लेके आ गए उस पॉवर्टी लाइन के परसेंटेज को। अब हम देखेंगे वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होते हैं। Vulnerable groups, the proportion of people below poverty line is also not same for all groups and economic categories in India. मतलब क्या है कि जो लोग गरीब हैं बिलो पॉवर्टी लाइन में वो हर एक सोशल ग्रुप में और इकोनॉमिक कैटेगरीज में सेम नहीं है। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल पॉवर्टी। अब देखते हैं, अब 2 तरह के ग्रुप इन्होंने डिस्कस किया है। एक तो वल्नरेबल ग्रुप किया है इन्होंने सोशली जो वल्नरेबल है सामाजिक तौर पर, और दूसरा इन्होंने बताया इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप। तो सोशली वल्नरेबल ग्रुप है वो कौन कौन है? एक तो हमारे एससीज और एक हमारे एसटीज। ये हमारे 2 सोशली वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स हैं। अब एक बार हमें टेबल देख लेते हैं। टेबल क्या है देखो कि नंबर ऑफ पुअर आउट ऑफ एवरी 100% फ्रॉम द कैटेगरी पॉवर्टी इन इंडिया मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं हमारे? 43%। शेड्यूल कास्ट 29%। एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो कितना था? 22, जैसे कि मैंने देखा था, बट 22 एवरेज इंडियन, अगर हम एवरेज इंडिया की बात करें, बट स्टिल शेड्यूल कास्ट का जो ग्रुप है उसमें से 29% पुअर, मतलब कि एवरेज ग्रुप से ये भी ज्यादा। और अगर हम एसटीज की बात करें तो वो तो जस्ट डबल 43%, मतलब कि एवरेज इंडियन से एवरेज का जो इंडिया का जो एवरेज है उससे भी डबल परसेंटेज एसटीज में पुअर पीपल है। अगर हम इकोनॉमिकल ग्रुप की बात करें तो इकोनॉमिकल ग्रुप में 2 तरह के ग्रुप है वल्नरेबल, कैजुअल लेबर फार्म रूरल में और कैजुअल लेबर नॉन फार्म अर्बन में। कि जो मजदूर लोग हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं गांव में, वो 34% गरीब हैं, और जो अर्बन एरियाज में जो नॉर्मल मजदूर है, कैजुअल मजदूर हैं जो नॉन फार्म में काम करते हैं, वो भी 34% गरीब हैं। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि गरीब तो 22% अगर गरीब हैं तो उन 22% में भी सबसे ज्यादा वल्नरेबल अगर कोई है तो वो, अगर सोशल ग्रुप की बात करें तो एसटीज, एससीज, और अगर हम इकोनॉमिकल ग्रुप की बात करें तो कैजुअल लेबर फार्म एंड कैजुअल लेबर नॉन फार्म अर्बन। ये हम ग्राफ से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसको अच्छी तरह समझिए कि अगर हम ये बताना क्या चाह रहा है कि वल्नरेबिलिटी पॉवर्टी में भी वल्नरेबल कैटेगरी है अमंग द ग्रुप्स। कि अगर हम वल्नरेबल ग्रुप्स की बात करें तो सोशल ग्रुप्स में एससीज एंड एसटीज, और इकोनॉमिकल ग्रुप में कैजुअल फार्म लेबर्स इन रूरल एरियाज एंड कैजुअल नॉन फार्म लेबर्स इन अर्बन एरियाज। यही वो बताना चाह रहा है इसमें
Similarly, among the economic group, most vulnerable groups are rural agriculture laborers household and urban casual labor household. जैसे ग्राफ 3.1 हमने देखा था, उसने क्या दिखाया कि परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल दिखाया उसने. All these groups, although the average of people below poverty line in all groups are 22, 43 out of 100 people in STs are not able to meet basic needs. Similarly, 34% casual laborers in urban, 34% casual farm laborers in rural, and 29% SCs are also poor. The double disadvantage of being a landless casual wage labor household in socially disadvantaged social groups of the शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम. ये सीरियसनेस दिखा रहा है इस प्रॉब्लम की, गरीबी की, कि गरीबी तो है ही, बट उस गरीबी में भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गरीब है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है वो. सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम. सम रीसेंट स्टडीज शोन दैट एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल ट्राइब हाउसहोल्ड ऑल अदर थ्री ग्रुप्स, मतलब कि शेड्यूल ट्राइब को अगर छोड़ दे बाकी तीनों ग्रुप, शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबर, अर्बन कैजुअल लेबर, हैव सीन अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी. 1990s से अगर हम बात करें तो कैजुअल लेबर्स, चाहे वो रूरल फार्म लेबर हो या वो अर्बन फार्म लेबर हो या फिर एससीज हो सोशल ग्रुप से, इन तीनों की तो पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, बट एसटीज की पॉवर्टी डिक्लाइन इतनी सिग्निफिकेंटली नहीं हुई. अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स देयर इज ऑल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन फैमिली. ये तो सोशल ग्रुप्स के अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो वो है, बट अगर हम फैमिली के अंदर भी बात करें तो वहां पे भी इनकम की इनइक्वालिटी हमें देखने को मिली. जैसे in poor families all suffer but some suffer more than other. गरीब जो परिवार है उसमें सफर तो सब करते हैं, बट कुछ लोग ज्यादा सफर करते हैं. जैसे कि उनको वुमेन, जो महिलाएं हैं हमारी, एल्डरली पीपल है, बुजुर्ग लोग हैं, या फिर फीमेल इन्फेंट्स हैं, जो कि मतलब समझ लो कि लड़की, जो एक छोटा बच्चा जो लड़की है, फीमेल चाइल्ड है, वो ज्यादा सफर करती है बजाय कंपेयर टू अदर पीपल के. All denied equal access to resources available to the family. उनको क्या है कि एक समान अधिकार, संसाधनों का समान अधिकार उनको नहीं मिल पाता, तो इस वजह से वो और ज्यादा सफर करते हैं. इसलिए वो अगर इंडिविजुअल तौर पर बात करें तो ये ज्यादा वल्नरेबल है. अब स्टोरी ऑफ शिवरमन देखेंगे हम. Sivaraman lives in a small village near Karur town in Tamil Nadu. Karur is famous for his handloom and power loom. मतलब शिवरमन क्या है कि तमिलनाडु में रहता था, जिसके वहां पे वो एक गांव है करूर, वहां पे वो रहता है, और उसके यहाँ पे हैंडलूम और पावरलूम फैब्रिक्स का अच्छा उसके लिए फेमस है. तो फैमिली उस गांव में रहती है, और शिवरमन एक कोबलर है बाई कास्ट, जिसको बोलते हैं अरियुन थाथियार. अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है, आई एम सॉरी फॉर दैट. तो वो कोबलर है, एक मोची है बाई कास्ट. नाउ वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर फॉर 160 रुपीज पर डे. मतलब वो मोची है बाई कास्ट तो, बट वो लेबर में काम करता है, एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहा है 160 रुपये प्रतिदिन में, और 5 से 6 मंथ काम करता है एक साल में. तो 5 से 6 मंथ क्या है, मतलब वो परमानेंट उसकी जॉब भी नहीं है उसके पास. और अदर वे में क्या, और जो बाकी जो बचा टाइम है उसमें वो क्या करता है, कुछ कुछ और जॉब्स वो शहर में कर लेता है. उसकी वाइफ है शशिकला, जो कि उसके साथ काम करती है, बट वो ज्यादा पैसे, मतलब वो ज्यादा दिन काम नहीं कर पाती, और जितना उसे मिलता है वो क्या मिलता है, 100 रुपीज पर डे फॉर द सेम वर्क. अब देखो कि जो शिवरमन यहाँ पे क्या है कि इक्वल वेजेस भी नहीं मिल पा रहे फॉर सेम वर्क. महिलाएं और पुरुष में एक डिफरेंस है कि अगर आदमी काम कर रहा है तो उसको 160 रुपये प्रतिदिन सेम काम के लिए, और महिला अगर काम कर रही है तो उसको 100 रुपीज पर डे. 8 मेंबर्स है फैमिली में उनके. शिवरमन 65 साल की जो उसकी मम्मी है, शिवरमन की माँ है, वो बीमार है. उसके आगे चलेंगे हम. उसके डेली के जो छोटे मोटे काम है उसके वो भी करने पड़ते हैं. एक 25 साल की उसकी अनमैरिड बहन भी है. 4 चिल्ड्रन है उसके 1 से 16 साल के बीच में, जिनमें से 3 लड़कियां हैं. यंगेस्ट एज सन, जो छोटे वाला है वो एक लड़का है. कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती. अगर उसे मतलब किताब और अन्य चीजें जो खरीदते हैं, बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज ए लग्जरी ही कांट अफोर्ड. मतलब लड़कियों के लिए किताबें खरीदना एक लग्जरी माना जाता है, उसके गांव में माना जाता था, तो वो भी वो खरीद नहीं पा रहा. He has to get them married at some point of time, so he doesn't want to spend on their education now. तो उसको उसकी शादी करनी है, उनकी शादी करनी है, तो इसलिए वो उनकी एजुकेशन पे अभी खर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको फिर लगता है कि उसको फिर शादी में भी खर्च करना है. His mother has lost interest in life. उसकी मदर की जो है वो उनकी एज हो चुकी है, तो उनको लाइफ में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बस वो मरने का इंतजार कर रही है कि इस दिन मर जाएंगी. His sister and elder daughter take care of household. उसकी बहन है और एक बड़ी लड़की जो है वो
घर का कामकाज देखती हैं। शिवरमन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही कम्स टू द एज, जब उसकी एक उम्र हो जाएगी तो उसका प्लान है उसको स्कूल भेजने का। हिज अनमैरिड सिस्टर डजंट गेट अलोंग विद हिज वाइफ, उसकी बनती नहीं है, उसकी जो अनमैरिड बहन है उसकी। शशिकला फाइंड हर बर्डन, शशिकला जो उसकी वाइफ है वो उसकी अनमैरिड बहन को एक बर्डन समझती है। कांट फाइंड, और शिवरमन को अभी तक एक अच्छा लड़का नहीं मिला क्योंकि लैक ऑफ मनी की वजह से, दहेज वगैरह देना पड़ने का, तो इसलिए उसको एक अच्छा लड़का भी नहीं मिला। ऑल्दो द फैमिली हैज डिफिकल्टी इन अरेंजिंग 2 meals a day, शिवरमन मैनेज टू बाई मिल्क वंस इन अ वाइल बट ओनली फॉर हिज सन। दूध भी अगर आता है तो वो बताया गया था कि इन्फेंट चाइल्ड किस तरीके से, जो इन्फेंट गर्ल है वो किस तरीके से हमारा वल्नरेबल है, कि दूध मिलता है बट वो किसके लिए, उसके लड़के के लिए। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि ये जो एक स्टोरी थी शिवरमन की, आप उससे ये समझ सकते हैं कि उसमें उसकी एक बहन है, कंवारी बहन है 25 साल की, उसकी एक माँ है जो बीमार है, जिनका लाइफ से इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, बीमार है, अफोर्डेबल हेल्थ नहीं है, तो इसलिए वो बस मरने का इंतजार कर रही है बेचारी। शिवरमन को कम पैसे मिलते हैं, उसका गुजारा मुश्किल से हो पा रहा है, तो इसलिए वो अपनी लड़कियों को एजुकेशन के लिए भेज नहीं पा रहा, क्योंकि उसको पता है कि एक दिन उसको शादी में भी उसको खर्च करना है। एक बेटा है, उम्र होने के बाद उसको स्कूल में भेजेगा, तो ये भी उसका प्लान है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि ग्रुप फैमिली के अंदर भी कितनी ज्यादा है, फैमिली के अंदर इनकम की इनइक्वालिटी कितनी है कि शिवरमन को उतने ही काम के लिए 160 रुपए मिलते हैं, उसकी वाइफ को 100 रुपए मिलते हैं। यहाँ पे एक इनकम की इनइक्वालिटी हमें दिखती है। उसके बाद में जो इनइक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज हमें दिख रही है, वो दिख रही है कि लड़कियों को तो दूध मिलता नहीं है, लड़के को दूध मिलता है, तो एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वहां पे हो रहा है। हेल्थ केयर की बात करें तो उसकी माँ को हेल्थ केयर अच्छी नहीं मिल पा रही, जो बहन है, बहन के पास चूंकि पैसा कमी है तो बहन की शादी नहीं हो पा रही। तो ये गरीबी का जो एक डायमेंशन है, वो अलग अलग डायमेंशन जो है वो टच करना चाह रहे हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे और बाकी क्लास हम कल से शुरू करेंगे फिर दोबारा से। जो हमारा अगला टॉपिक है डिस्पैरिटी विद इन स्टेट्स, वो हम शुरू करेंगे। बट आज का जो ये इसमें जो ऑब्जर्व सम ऑफ द पुअर फैमिलीज अराउंड यू, ये आपकी एक एक्सरसाइज है। विच सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप डू दे बिलोंग्स टू, कि जो आपके आसपास जो पुअर फैमिलीज है वो किस क्लास से आते हैं, किस इकोनॉमिक सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप से आते हैं। सोशल ग्रुप जो मैंने बताया था आपको, एससी एसटीज, इकोनॉमिक ग्रुप्स रूरल लेबर्स, कैजुअल रूरल लेबर्स और कैजुअल अर्बन लेबर्स। हु आर अर्निंग मेंबर्स इन द फैमिली, कमाने वाले लोग कौन है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द ओल्ड पीपल इन द फैमिली, ओल्ड पीपल बीमार है, सही है, कैसे हैं। ऑल आर द चिल्ड्रन बॉयज और गर्ल्स अटेंडिंग स्कूल, क्या सभी जो लड़के और लड़कियां हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। तो ये सब चीजें कल की क्लास में हम इंटरस्टेट डिस्पैरिटी से शुरू करेंगे और आगे तक जाएंगे, और एक कॉन्सेप्ट जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था ह्यूमन पॉवर्टी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।